हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी वेल एंड गुड होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारी कक्षा प्रतिशाखा IT2 में। तो कल हमने शुरुआत की थी आधुनिक भारत के इतिहास की तथा आधुनिक भारत के इतिहास में भी पुर्तगालियों की, किस प्रकार से पुर्तगालियों ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की और किस प्रकार से पुर्तगाल ने फिर पूर्वी भारतीय तट तथा समुद्र में अपना साम्राज्य स्थापित किया और किस प्रकार से पुर्तगाल का पतन भारत में हुआ। तो चलिए हम आज बात करते हैं दूसरी कंपनी जो भारत में आई थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाल के बाद भारत में आने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी ही है, जिसकी स्थापना यूरोप में हुई थी 1602 में तथा भारत में इसकी स्थापना हुई थी 1605 में। तो 1595 या फिर 1596 में एक पुर्तगाली व्यक्ति थे जिनका नाम था कार्नेलिस द हस्तमान। यह डच यात्री भारत की यात्रा पर आते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह मालिकों के द्वारा स्थापित कंपनी थी, जिसे कि हम संयुक्त उपक्रम की कंपनी भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं जॉइंट स्टाफ कंपनी। डचों ने भारत में आकर पैगोडा नामक सोने का सिक्का जारी किया था तथा कोच्चि, जिसको हम बोलते हैं कोचीन, कोचीन में डचों ने फोर्ट विलियम्स का निर्माण करवाया था डचों के द्वारा। डच कंपनी की स्थापना जो है वह हॉलैंड में हुई थी। हॉलैंड के लोगों को ही पहले डच कहते थे। हम देखते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में कहाँ कहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगाई गई थी। तो सबसे पहले है 1605 में मसूलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। उसके पश्चात डचों ने 1610 में पुलिकट, जो कि तमिलनाडु में है, यहाँ पर फैक्ट्री लगाई। उसके पश्चात 1616 में डचों के द्वारा सूरत, गुजरात में फैक्ट्री लगाई गई। उसके बाद 1653 में चिनसुरा, जो कि बंगाल में है, यहाँ पर डचों के द्वारा फैक्ट्री लगाई गई। और एक है 1658 में बालासोर, जो कि उड़ीसा में है, यहाँ पर डचों के द्वारा फैक्ट्री लगाई गई। आप देखेंगे केवल एक गुजरात को अगर हम यहाँ पर छोड़ दें तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल तथा उड़ीसा, यह सब भारत के पूर्वी तट की तरफ के राज्य हैं। पूर्वी तट की तरफ इन लोगों ने, डचों ने अपनी फैक्ट्रियों का निर्माण किया था, फैक्ट्रियाँ लगाई थी। इसके साथ ही डचों ने भारत में जो है कपास के व्यापार को भी प्रोत्साहन दिया। सत्रह सौ उनसठ में डच तथा मीर जाफर तथा दूसरी तरफ थे अंग्रेज, या हम इनको बोलते हैं ब्रिटिश। 1759 में इनके मध्य बेदरा का युद्ध होता है। बेदरा के युद्ध में डच तथा मीर जाफर एक तरफ थे तथा दूसरी तरफ थे अंग्रेज या ब्रिटिश। इस बेदरा के युद्ध में डच और मीर जाफर हार जाते हैं और अंग्रेज ब्रिटिशर्स इस युद्ध को जीत जाते हैं, जिसके पश्चात डच भारत को छोड़कर भारत से इंडोनेशिया चले जाते हैं। और इसके पश्चात ही तीसरी कंपनी जो भारत में आती है वह है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको ही हम बोलते हैं द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स
ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इस नाम से भी इस कंपनी को जाना जाता है। इसकी स्थापना यूरोप में 1600 में हुई तथा भारत में इसकी स्थापना 1608 में हुई। ब्रिटेन को बणियों का देश भी कहा जाता है। ठीक है। इस समय पर भारत का जो सबसे समृद्ध प्रांत था वह था बंगाल। 1600 ईस्वी में जब ब्रिटेन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय ब्रिटेन की जो महारानी थी वह थी एलिजाबेथ, तथा भारत में जो शासक थे वह थे मुगल शासक अकबर। यह कंपनी भी एक संयुक्त उपक्रम की कंपनी थी। जिसमें कि कुल भागीदार 217 लोग तथा कुल पूंजी वह थी 30,133 पाउंड। यह करेंसी कंपनी स्थापित करने में जो हुई लगी। अच्छा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की एक बात यहाँ पर नोट करके लिखेंगे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में स्थापित हुई तो उस समय पर स्थापित करने में 65 लाख गिल्डर जो कि करेंसी थी, यह इसमें खर्चा आया था कंपनी स्थापित करने में। 1608 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में हुई उस समय ब्रिटेन के जो शासक थे वह थे जेम्स प्रथम, और भारत में जो मुगल शासक थे वह थे जहांगीर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में स्थापित की गई फैक्ट्रियां कौन सी थी और कब यह स्थापित हुई? तो सबसे पहली कंपनी है 1608 में सूरत, गुजरात में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा फैक्ट्री लगाई गई। उसके पश्चात 1611 में मसूलीपट्टनम में, जो कि आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर फैक्ट्री स्थापित की गई। उसके पश्चात 1613 में यहाँ पर दोबारा से सूरत तथा गुजरात, यहाँ पर फैक्ट्री स्थापित की। पहले जो ये दोनों ही फैक्ट्री स्थापित की गई थी यह दोनों अस्थायी फैक्ट्रियाँ थी, यह स्थायी फैक्ट्री नहीं थी। तथा अब जो 1613 में गुजरात में यह फैक्ट्री लगी है यह अंग्रेजों के द्वारा स्थायी फैक्ट्री है। उसके पश्चात 1633 में बालासोर उड़ीसा में फैक्ट्री लगाई जाती है। उसके पश्चात 1639 में मद्रास तमिलनाडु में फैक्ट्री स्थापित की जाती है। उसके पश्चात 1651 में कासिम बाजार और हुगली जो कि बंगाल में है, यहाँ पर फैक्ट्री स्थापित की जाती है। उसके पश्चात है 1668 में बम्बई, यहाँ पर यह इनको किराए पर मिली थी तथा किराए पर इनको ब्रिटेन के शासक चार्ल्स द्वितीय के द्वारा 10 पाउंड प्रति वर्ष पर इनको यह फैक्ट्री स्थापित करने के लिए जगह दी गई थी किराए पर। उसके पश्चात 1670 में कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, इसका नाम था फोर्ट विलियम किला। तो यह अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई कुछ फैक्ट्रियां हैं। 1608 में गुजरात में स्थापित की गई अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहली उत्तर भारत में स्थापित की गई फैक्ट्री है, यह सबसे पहली फैक्ट्री। तथा दक्षिण में सबसे पहली फैक्ट्री जो स्थापित की गई वह थी मसूलीपट्टनम। यह दक्षिण भारत में स्थापित सबसे पहली फैक्ट्री थी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित की गई थी।
यह पहली स्थायी फैक्ट्री पश्चिम भारत में स्थापित सबसे पहली फैक्ट्री है। यह और बालासोर जो कि यह भी एक स्थायी फैक्ट्री जो कि पूर्व भारत में स्थापित सबसे पहली फैक्ट्री है ब्रिटिश के द्वारा। दक्षिण भारत की स्थायी फैक्ट्री मद्रास तमिलनाडु में लगी थी, जो कि दक्षिण भारत में लगने वाले सबसे पहली स्थायी फैक्ट्री थी। फैक्ट्री तो दक्षिण भारत में पहले भी लग चुकी थी, लेकिन वह स्थायी नहीं थी, वह अस्थायी थी। तो यह स्थायी फैक्ट्री है जिसका नाम है फोर्ट ऑफ सेंट जॉर्ज किला, यह इसका नाम है। और बना करके लिख सकते हैं जैसे कि आधुनिक बंबई का संस्थापक जेराल्ड ओडियार को बोला जाता है। कलकत्ता का संस्थापक जॉर्ज चोरनोक को बोला जाता है। सुल्तानती तथा गोविंदपुर तथा कोलकाता, इन 3 गांवों से मिलकर कलकत्ता शहर का निर्माण हुआ। इस समय के शासक इब्राहिम खान थे। इब्राहिम खान ने ही ब्रिटिश को यह तीनों गांव दिए थे। तत्कालीन समय पर अजीमुशान जो है यह बंगाल का गवर्नर था। नोट कर सकते हैं इसके साथ ही कि 1664 तथा 1670 में वीर मराठा शिवाजी ने सूरत पर 2 बार आक्रमण किया तथा सूरत को लूट लिया था, 1664 तथा 1670 में। आप जानते हैं कि मुस्लिमों के द्वारा यूरोपियों के लिए रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया था। तो जिस समय मुगल साम्राज्य भारत में शासन कर रहा था, उस समय ब्रिटिश यात्री जिन्होंने मुगल शासकों से संबंध सुधारने की कोशिश की, अब उनके बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं। तो एक तरफ हम लिखते हैं मुगल शासक, तथा दूसरी तरफ हम लिखते हैं ब्रिटिश यात्री। क्योंकि अंग्रेज और ब्रिटिश जानते थे कि जब तक मुगलों के साथ आपके अच्छे संबंध नहीं होंगे तब तक आप भारत में फैक्ट्री लगाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। देखते हैं सबसे पहले जो मुगल शासक थे बाबर, जिनका समय काल था 1526 से 1530। इस समय पर कोई ब्रिटिश यात्री नहीं आया था। फिर शासक थे हुमायूं, समय था इनका 1530 से 1556। इस समय पर भी कोई भी ब्रिटिश यात्री नहीं था। तो उसके पश्चात शासक बने अकबर, जिनका समय काल था 1556 से 1605। इनके समय में ब्रिटिश यात्री 1580 के दशक में यात्री जिसका नाम है रोल्फ फिंच, एक अंग्रेज था जो भारत यात्रा पर आया था। इसके पश्चात 1599 में जॉन मिंडेन हॉल, यह एक ऐसा अंग्रेज था जो कि भारत में स्थल मार्ग के द्वारा आया था। तो यह केवल अंग्रेज थे, न कि कोई अंग्रेज अधिकारी या फिर ऐसे व्यक्ति जो कि फैक्ट्री लगाने के लिए आए हुए थे या कोई कंपनी। यह केवल एक अंग्रेज व्यक्ति थे। तो उसके पश्चात शासक बनते हैं जहांगीर, जिनका समय काल है 1605 से 1627। आपको पता है भारत में भी अंग्रेजों ने जो फैक्ट्री की स्थापना की थी वह 1608 में की थी। तो जहांगीर के समय से ही यह शुरुआत होती है। 1608 में विलियम हॉकिंस व विलियम फिंच, यह 2 अंग्रेज अधिकारी भारत में आते हैं। हॉकिंस जो है वह ब्रिटेन के शासक जेम्स प्रथम का यह राजदूत था, तथा विलियम हॉकिंस और विलियम फिंच दोनों ही हेक्टर नामक पानी के जहाज से भारत में आए थे।
तो यह कोशिश करते हैं दोनों जहांगीर से मिलने की, लेकिन जहांगीर पुर्तगालियों के कहने के कारण इनसे मिलता नहीं है, क्योंकि पुर्तगाली चाहते थे कि वह अपना राज्य और साम्राज्य को खो ना दे, तो उन्हें अपना साम्राज्य को खो जाने का डर था, तथा वो स्वयं ही भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित रखना चाहते थे व्यापार का। तो 3 साल तक विलियम हॉकिंस चक्कर लगाता है तथा मौका ढूंढता रहता है जहांगीर से मिलने के लिए, लेकिन जहांगीर इनसे मिलता नहीं है। 3 साल के पश्चात जहांगीर इनसे मिलता है आगरा शहर में, जहां पर मिलने के बाद विलियम हॉकिंस इनसे फारसी भाषा में बातें करता है, जिससे जहांगीर खुश होता है और तथा बहुत ही प्रभावित होता है। जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी, इंग्लिश खान। जहांगीर ने इससे खुश होकर विलियम हॉकिंस को आगरा के पास कुछ जागीर दे दी, तथा यहाँ जहाँ पर वह रहेगा तथा टैक्स वसूल कर सकता है उस जगह से, तो वहाँ पर एक अधिकारी के रूप में आगरा के पास की एक जागीर विलियम हॉकिंस को दे दी जाती है। जहांगीर ने इनको 400 का मनसब भी दिया। मनसब को मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, मनसब क्या होता है। विलियम हॉकिंस को जहांगीर के द्वारा फैक्ट्री लगाने की अनुमति नहीं दी जाती है। अब हम देखते हैं सवाली का युद्ध। सवाली जो कि गुजरात में है, यहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी था बेस्ट। तो सवाली का युद्ध जो है वह पुर्तगाल तथा अंग्रेज अधिकारी या ब्रिटिश बोल लो, या ब्रिटिश अधिकारी था एक बेस्ट, इसके मध्य यह युद्ध होता है, जिसमें कि पुर्तगाल की हार होती है तथा ब्रिटिश इस युद्ध को जीत जाते हैं। इस समय तक अंग्रेज़ों ने अपनी नौसेना शक्ति को काफ़ी ऊपर तक बढ़ा लिया था, इनकी नौसेना शक्ति काफ़ी बढ़ चुकी थी। इस युद्ध के पश्चात 1613 में अंग्रेज़ों को भारत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति मिल गई थी, जो कि पहली फैक्ट्री इन्होंने अपनी सूरत गुजरात में लगाई, जो कि अभी मैंने जिक्र किया था। 1613 में पहली ब्रिटिश की स्थायी फैक्ट्री जो सूरत गुजरात में लगाई गई। जहांगीर के समय में ही 1615 में एक अंग्रेज व्यक्ति टॉमस रो, जो कि ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का ही राजदूत था, यह व्यक्ति भारत आता है। टॉमस रो जहांगीर से अजमेर में मिला था। टॉमस रो ने जहांगीर को एक नेचर की पेंटिंग गिफ्ट की, क्योंकि इन्होंने पता लगाया कि जहांगीर को किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो इनको पता चला कि जहांगीर को पेंटिंग का बहुत ही शौक़ है, तो एक नेचर की पेंटिंग इनको भेंट की जाती है। जहांगीर इन सब से बहुत खुश हुआ तथा इनको भारत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति दे दी। इसके पश्चात अंग्रेज़ों ने या ब्रिटिशर्स ने अहमदाबाद गुजरात में, उसके पश्चात बहरोच में, उसके पश्चात आगरा में, तो अन्य कई स्थानों पर अंग्रेज़ों को फैक्ट्री लगाने की अनुमति मिल गई, और मुगल साम्राज्य के किसी भी क्षेत्र में इनको कंपनी स्थापित करने की अनुमति इस समय पर मिल गई थी। शासक बनते हैं शाहजहां, जिनका समयकाल है 1627 से 1658। इनके समय में एक अंग्रेज अधिकारी जो कि डॉक्टर विलियम बफ्टन भारत आता है। यह एक ब्रिटिश डॉक्टर था। तो शाहजहां की पत्नी का नाम था मुमताज, और मुमताज की मौत 14वें बच्चे को जन्म देते हुए हुई थी। बच्चों में से 7 पहले ही मर गए थे, तथा जो बचे हुए थे 7, इनमें से 4 भाई तथा 3 बहनें थी। 3 बहनों में सबसे बड़ी जो थी वह थी जहांनारा, जो कि बीमार हो गई थी। तो जहांनारा का इलाज विलियम बफ्टन के द्वारा कर दिया जाता है। तो इससे शाहजहां खुश होकर विलियम बफ्टन को भारत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति दे देते हैं, तथा उसके पश्चात कासिम बाजार, हुगली, यहाँ पर 1651 में अंग्रेज़ों के द्वारा फैक्ट्री लगाई जाती है। शासक बनते हैं औरंगजेब, जिनका समयकाल 1658 से 1707 तक था। यह 7 भाई बहन थे, 3 बहन तथा 4 भाई।
इन 4 में से 3 को औरंगजेब ने ही मारा था। इनके समय पर अंग्रेज अधिकारी आता है चाइल्ड, ब्रिटिश अधिकारी। औरंगजेब वह एक बहुत ही कट्टर शासक था। तो चाइल्ड नामक ब्रिटिश अधिकारी जब इनके पास फैक्ट्री लगाने के लिए जगह मांगने के लिए जाता है तो औरंगजेब को गुस्सा आ जाता है। तो औरंगजेब बोलता है कि मैंने अपने पिता को जेल में डालकर मार दिया, तीनों भाइयों को मार दिया, तो अपने बेटे को फांसी पर चढ़ा दिया, तो तुम मेरे बारे में पता करके मेरे पास नहीं आए थे क्या? तो चाइल्ड नामक ब्रिटिश अधिकारी को औरंगजेब दंडित करवाता है, इसको दंड देता है तथा इसकी फैक्ट्री पर 1.5% जजिया कर भी लगा देता है तथा वसूला जाता है यह कर। इस समय पर भारत में लगभग 5 यूरोपीय कंपनियां थी। पांचों में से किसी पर भी यह कर नहीं लगाया गया था, केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर यह एकमात्र कंपनी पर यह कर लगा तथा इसे वसूला गया। मुगल शासक जो बना वह था बहादुर शाह प्रथम, जिसका समय काल था 1707 से 1712। इसको शाह ए बेखबर बोला जाता था क्योंकि यह इस प्रकार से नशे में रहता था कि इसको यह खबर ही नहीं थी उसके राज्य में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो अगले मुगल शासक बनते हैं जहांदार शाह, जो कि 1712 से 1713। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। यह बहुत एक मूर्ख शासक था। उसके पश्चात बादशाह बनता है फर्रुख शेर, जिसका समय काल 1713 से 1719 तक था। फर्रुख शेर को घृणित कायर कहा जाता है। 1716 में एक अंग्रेज अधिकारी जॉन सुरमन भारत आया था तथा जॉन सुरमन के साथ ही एक डॉक्टर हैमिल्टन भी इनके साथ में आया था। तो डॉक्टर हैमिल्टन वह फर्रुख शेर का इलाज करते हैं तथा फर्रुख शेर को ठीक कर देते हैं, जिससे फर्रुख शेर बहुत ही खुश होता है। तथा एक व्यक्ति था शेहुद। शेहुद नामक व्यक्ति एक द्विभाषीय था। द्विभाषीय या इसको बोलते हैं ट्रांसलेटर। फर्रुख शेर का इलाज डॉक्टर हैमिल्टन के द्वारा कर दिया जाता है, जिससे फर्रुख शेर बहुत ही प्रसन्न होता है तथा फर्रुख शेर से अब यह अंग्रेज बंगाल को मांगते हैं बिना कर के व्यापार करने के लिए। तो फर्रुख शेर खुश होकर फरमान दस्तक जारी करता है तथा इनको बंगाल दे देता है बिना कर के व्यापार करने के लिए। तो बंगाल में अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्वतंत्र व्यापार कर सकती थी। तो इसे ही महान अधिकार पत्र बोला गया, या इसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा। अब बंगाल में अंग्रेज बिना करके व्यापार कर सकते थे। तो बहुत ही बड़ा हिस्सा इन्होंने एक, जो कि इस समय का बहुत ही भारत का समृद्ध क्षेत्र था, वहाँ पर इनको जगह दे दी जाती है पूरे बंगाल में बिना करके व्यापार करने के लिए। उसके बाद अगले शासक बनते हैं मोहम्मद शाह। यह नशे में इतना धूत रहता है कि इसका नाम रंगीला रख दिया जाता है, इसको मोहम्मद शाह रंगीला भी बोलते हैं। तो यह थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, किस प्रकार से उसने भारत में अपने साम्राज्य को स्थापित किया आप लोगों ने देखा। इससे आगे हम चर्चा करेंगे कल की क्लास में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए तथा सरकारी एग्जाम्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल प्रतिशाखा IITDO को फॉलो करें तथा फेसबुक पेज को भी फॉलो करें तथा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें तथा जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं कल, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।